मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, VCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज आप सबका अपने इस व्याख्यान में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने इस व्याख्यान में आप सबको अपीलीय बोर्ड के गठन, संरचना तथा उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से प्रकाश डालूंगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 83 से लेकर के धारा 92 तक की धाराओं में अपीलीय बोर्ड की स्थापना, गठन, उनके सदस्यों की योग्यताएं, अयोग्यताएं, पदावधि एवं शक्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मैं आप सबको इन्हीं विषयों पर अपने इस व्याख्यान में प्रकाश डालूंगा। आइए सर्वप्रथम आपको हम ये बताते हैं कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 83 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 83 में कहा गया है कि केंद्र सरकार एक बोर्ड का गठन करेगी जिसे बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड कहा जाएगा। मतलब केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी जिसे बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड कहा जाएगा, के नाम से जाना जाएगा। यह जो बोर्ड होगा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों, अधिकारिता और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। धारा 83 में कहा गया है कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी जिससे बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। इस बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा जो अधिकारिता दी गई है, जो शक्तियां हैं और जो प्राधिकार दिए गए हैं, उनका प्रयोग इस अधिनियम के अधीन रहते हुए किया जाएगा। धारा 84 में बताया गया है, उपबंध किया गया है कि अपीलीय बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा। अपीलीय बोर्ड का गठन धारा 84 में बताया गया है। अपीलीय बोर्ड के गठन के संदर्भ में जानकारी दी गई है। अपीलीय बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे। मतलब इस बोर्ड के अंतर्गत अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा एवं ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार रखना उचित समझे। अपीलीय बोर्ड के जो सदस्य होंगे वह क्या करेंगे? अपीलीय बोर्ड का जो गठन किया जाएगा वे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, अधिकारिता और प्राधिकारिता का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन रहते हुए करेंगे। इसी धारा के अंतर्गत उपधारा 2 में बताया गया है कि प्रत्येक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा। अगले उपधारा जो 3 बताई गई है उसमें बताया गया है कि उपधारा 2 में बिना कोई प्रभाव डाले हुए अध्यक्ष क्या कर सकता है? जिस पीठ में वह नियुक्त है उस पीठ के अलावा किसी अन्य पीठ में भी कार्य कर सकता है तथा वह एक पीठ के सदस्य को, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को दूसरे पीठ में स्थानांतरित कर सकता है। और ऐसा अध्यक्ष जो है वह किसी न्यायिक पीठ के सदस्य को या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को किसी दूसरे पीठ के तकनीकी एवं न्यायिक सदस्यों के कार्यों को करने के लिए निर्देशित कर सकता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि कैसे अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। अपीलीय बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य सदस्य जो केंद्र सरकार आवश्यक समझे उतने अन्य सदस्यों को इसके अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक न्यायपीठ में जो होगा एक न्यायिक सदस्य होगा तथा एक तकनीकी सदस्य होना जरूरी है।
अध्यक्ष क्या करेगा, वह अपने कार्यों को अपनी पीठ के लिए तो करेगा ही, इसके अलावा वह किसी अन्य पीठ में भी अपने कर्तव्य को कर सकता है तथा वह एक न्यायपीठ के सदस्य, तकनीकी सदस्य या न्यायिक सदस्य को किसी दूसरे न्यायपीठ के तकनीकी या न्यायिक सदस्य में स्थानांतरित कर सकता है। इनके अलावा केंद्र सरकार क्या करेगी, समय समय पर ऐसे न्यायपीठों के बीच कार्यभार का वितरण करेगी कि किस न्यायपीठ को कौन सा कार्य करना है, इसका बंटवारा या वितरण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब मैं आप सबको धारा 85 में नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं हैं, मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होंगी, कौन व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, कौन व्यक्ति उपाध्यक्ष बन सकता है और कौन व्यक्ति न्यायिक सदस्य हो सकता है, कौन व्यक्ति तकनीकी सदस्य हो सकता है, इनकी योग्यताओं को धारा 85 में बताया गया है। धारा 85 में बताया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। दूसरी जो शर्त बताई गई है कि अध्यक्ष के रूप में वही व्यक्ति अर्ह होगा जो उपाध्यक्ष के रूप में कम से कम 2 वर्ष कार्य कर चुका हो। तो अध्यक्ष कौन बन सकता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, या वह उपाध्यक्ष के रूप में कम से कम 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका हो या कार्य कर चुका हो। इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए भी योग्यताएं तय की गई है। उपाध्यक्ष कौन व्यक्ति हो सकता है, उपाध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकता है जो किसी न्यायिक पीठ या तकनीकी पीठ का 2 वर्ष तक कम से कम सदस्य रहा हो या भारतीय विधि सेवा का वर्ग 1 या उससे उच्च पद पर कम से कम 5 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका हो, ऐसे व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से न्यायिक सदस्य के लिए भी योग्यताएं तय की गई है। कौन सा व्यक्ति न्यायिक सदस्य हो सकता है, न्यायिक सदस्य के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो कम से कम भारतीय विधि सेवा में 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका हो तथा वह किसी न्यायिक 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो, न्यायिक सिविल सेवा का सदस्य रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या है, न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता। वही व्यक्ति न्यायिक सदस्य के लिए योग्य होगा जो कि कम से कम 3 वर्ष तक किसी भारतीय विधि सेवा के अंतर्गत वह काम किया हो या उससे वर्ग 1 या उससे उच्च पद पर काम किया हो। इनके अलावा वह सिविल सेवा के सदस्य के रूप में 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका हो, उसे क्या किया जाएगा, न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तकनीकी सदस्य के रूप में उसी व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो व्यापार चिन्ह अधिनियम या व्यापार चिन्ह पण्य वस्तु अधिनियम 1958 के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष अधिकरण के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हो, या ऐसा जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर कम से कम 5 वर्ष अपनी सेवाएं दे चुका हो, ऐसे व्यक्ति सेवाएं दे चुका हो, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, नेता तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इनके लिए एक और योग्यता बताई गई है कि वह ऐसा अधिवक्ता भी नियुक्त किया जा सकता है जो कि व्यापार चिन्ह के क्षेत्र में लगातार 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका है या कार्य कर चुका हो। तो ऐसे सदस्यों की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जहां अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जरूरी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लिया गया हो, तभी उस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि ये जो सदस्य नियुक्त किए जा रहे हैं उनकी पदावधि क्या होगी, उनका टर्म्स क्या होगा, इसको धारा 86 के अंतर्गत बताया गया है। इनकी पदावधि जो होगी वह पद के ग्रहण करने से 5 वर्ष होगी।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष तक ये व्यक्ति काम कर सकते हैं तथा अन्य सदस्यों की दशा में 62 वर्ष तक अपनी मतलब पद पर अपने रह सकते हैं। ऐसा 65 वर्ष या 62 वर्ष की जो समयावधि दी गई है तथा 5 वर्ष का जो कार्यकाल निर्धारित किया जा रहा है वह इनमें जो पूर्वोत्तर हो, मतलब कि 65 वर्ष या 62 वर्ष की जो उम्र सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के लिए तय की गई है और 5 साल मतलब इनका कार्यकाल होगा, मैक्सिमम कितना 5 साल होगा, या 62 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में जो पहले आए मतलब जो पूर्वोत्तर हो वह इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा, पदावधि होगी। मतलब अधिकतम इन सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वह 5 वर्ष होगा, लेकिन यदि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहते हैं तो 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले आए उतना इनका कार्यकाल होगा। इसी तरह अन्य सदस्यों की दशा में 5 वर्ष या 62 वर्ष का कार्यकाल, 62 वर्ष तक की उम्र तक का जो उनका कार्यकाल होगा अन्य सदस्यों का, 5 साल या 62 वर्ष के बीच में जो पहले आएगा वह उनका कार्यकाल होगा, मतलब पूर्वोत्तर जो पहले आए। ठीक है, तो इस तरह से इनकी पदावधि कितनी निर्धारित की गई है, 5 वर्ष का इनकी पदावधि है। इनके अलावा 65 और 62 वर्ष की सीमा तय की गई है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दशा में यदि उनकी 65 साल की उम्र को प्राप्त कर चुके हैं या 5 साल, इनमें जो पहले आएगा वो कार्यकाल होगा। अन्य सदस्यों की दशा में 62 वर्ष या 5 साल, उनमें जो पहले आएगा वह इनकी पदावधि होगी। धारा 87 में बताया गया है कि उपाध्यक्ष या ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन, मतलब कि कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे या अन्य किसी बीमारी के कारण कोई रिक्ति आ जाए, तो ऐसी दशा में अध्यक्ष के पद का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा, उपाध्यक्ष द्वारा। मान लीजिए कि उस समय उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ज्येष्ठतम जो सदस्य होगा वह अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा। धारा 88 में बताया गया है वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें। वेतन और भत्ते ऐसे सदस्यों को वही प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाए, निर्देशित किया जाए। मान लीजिए कोई सदस्य जो अपीलीय बोर्ड का सदस्य चयनित हो जाता है और वह किसी सरकार शासकीय पद पर कार्य कर रहा होता है, तो उस दिन से, जिस दिन से वह ऐसे अपीलीय बोर्ड का सदस्य चयनित हुआ है, चुना गया है या नियुक्त हुआ है, उस पद को रिक्त माना जाएगा। वह जो जिस पद पर पहले कार्य कर रहे थे उसको रिक्त मान लिया जाएगा। अब मैं आप सबको बताऊंगा त्याग पत्र या हटाए जाने के विषय में क्या प्रावधान किया गया है। धारा 89 व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार से सदस्यों को हटाया जा सकता है या त्याग पत्र किन्हें देंगे ये सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हुए पत्र लिखकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पद को त्याग सकते हैं, लेकिन ये सदस्य तब तक अपने पद पर कार्य करते रहेंगे जब तक कि इसके लिए उनको त्याग पत्र की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। जब तक कि उनका त्याग पत्र स्वीकार न कर लिया जाए तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहेंगे या कार्य करते रहेंगे, या क्या होगा कि कोई अन्य सदस्य उनके स्थान पर नियुक्त कर दिया जाए तो इन्हें क्या होगा, ये अपने पद से क्या होगा, मुक्त हो जाएंगे। तो लगभग 3 माह का समय दिया गया है। 3 माह के अंदर इनका जो रिजिग्नेशन होगा वह स्वीकार कर लिया जाएगा, और यदि नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा तो अब मैं आप सबको बताऊंगा अपीली बोर्ड को अपील, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। पंजीकरण, यदि कोई व्यक्ति जो पंजीयक द्वारा उसके किसी आदेश से व्यथित है तो उस आदेश की तिथि से 3 माह के अंदर
जिसका कि विनिश्चय पंजीयक द्वारा उसके विरुद्ध किया गया है, उस विनिश्चय के 3 माह के अंतर्गत क्या करेगा, वह इस बोर्ड में अपील कर सकता है। मतलब अपीली बोर्ड में पंजीयक के आदेश से पीड़ित या व्यथित पक्षकार क्या कर सकता है, उस व्यापार चिन्ह के संदर्भ में या उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय बोर्ड में अपील कर सकता है। यह उनको शक्ति दी गई है, लेकिन इसके लिए एक सीमा तय की गई है, और वह सीमा कितनी है, 3 माह के अंदर। 3 माह के अंदर ही ऐसी अपील की जा सकती है। धारा 91 के अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया है कि ऐसी अपील यदि 3 माह के बाद की जाती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा अपीली बोर्ड द्वारा। लेकिन उस दशा में यदि अपीली बोर्ड को यह समाधान हो जाता है कि युक्त कारण था उस व्यक्ति के अपील 3 माह के अंदर न करने के पीछे, तो ऐसी अपील को स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि कारण जो देना पड़ेगा वह कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। युक्त कारण होगा तो अपीली बोर्ड ऐसे अपील को 3 माह के बाद भी स्वीकार कर सकता है। अपील जो की जाएगी व्यथित पक्षकार के द्वारा, पीड़ित पक्षकार के द्वारा, वह निर्धारित प्रारूप में की जाएगी और निर्धारित फीस के द्वारा देकर की जाएगी तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाएगी। तो इस तरह से अपील की जो अपील के बारे में प्रावधान अपीली बोर्ड में किया गया है व्यथित पक्षकार द्वारा, वह धारा 91 में व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत। अब मैं आप सबको अपीली बोर्ड की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में बताऊंगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 92 में इसके बाबत उपबंध किया गया है। अपीली बोर्ड की जो शक्तियां होंगी वो क्या है और उनकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा, धारा 92 में बताया गया है। तो अपीली बोर्ड के अंतर्गत सिविल न्यायालय की इनको शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अपीली बोर्ड उन शक्तियों का सिविल न्यायालय की ही शक्तियों का पालन कर, सिविल न्यायालय की ही प्रक्रियाओं का पालन करे या शक्तियों का पालन करे। वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, वह इन शक्तियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर वह काम कर सकते हैं। मतलब अपीली बोर्ड क्या करेगा, वह सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो सिविल न्यायालय की शक्तियां उनको प्राप्त है, जरूरी नहीं है कि यह उन शक्तियों के तहत ही कार्रवाई करे। वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उसके लिए बाध्य नहीं है। वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार मामलों का विचारण कर सकता है। इनके लिए प्रक्रिया अपीली बोर्ड स्वयं निर्धारित कर सकता है। उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इसको अपीली बोर्ड स्वयं निर्धारित कर सकता है, विहित कर सकता है। यह शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपीली बोर्ड को प्राप्त है। अपीली बोर्ड को सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपीली बोर्ड को सिविल न्यायालय की भी शक्तियां प्राप्त हैं। वह किसी साक्ष्य को ग्रहण करने में, साक्षियों को कमीशन जारी करने, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, किसी अभिलेख को मंगाना तथा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए उस संदर्भ में क्या कर सकता है, सिविल न्यायालय की शक्तियों को वे धारित करता है। साक्षियों को क्या कर सकता है, साक्ष्य वह ग्रहण कर सकता है। साक्षियों को साक्ष्य के लिए कमीशन जारी कर सकता है, परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है तथा किसी लोक अभिलेख को मंगा सकता है और अन्य ऐसे विषय जो उन्हें विहित किए जाएं वह उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि उन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है न्यायालय को। मतलब
कि अपीली बोर्ड सिविल न्यायालय की शक्तियां को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। वह साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है, साक्षियों को परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है तथा वह लोक अभिलेख को अपने पास मंगा सकता है। ऐसे अन्य कार्य जो उसे विहित किए जाएं, उस ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं उसको भी ये कर सकता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनके द्वारा की गई जो कार्यवाहियां हैं उन्हें न्यायिक कार्यवाही कहा जाएगा, समझा जाएगा। और दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 26 के अंतर्गत इनके द्वारा जो कार्यवाही की जाएगी, मतलब इनको सिविल न्यायालय समझा जाएगा। किनको? अपीली बोर्ड को। मतलब अपीली बोर्ड को के द्वारा की गई कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएगी भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में, और सिविल प्रक्रिया संहिता के अध्याय 26 के परिप्रेक्ष्य में इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा कि ये सिविल न्यायालय हैं। तो इस प्रकार से अपीली बोर्ड की प्रक्रिया और शक्तियों को व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 92 में बताया गया है। आज मैंने आप सबको जो बताने की कोशिश की है, जो समझाने का प्रयास किया है, वो यही कि अपीली बोर्ड की स्थापना कैसे होती है, उसका गठन कैसे होता है, कौन सदस्य बन सकता है इनके लिए, कौन सदस्य बन सकता है इस बोर्ड का, उनकी क्या योग्यताएं होंगी, उनकी पदावधि क्या होगी, उनको क्या वेतन दिया जाएगा, क्या भत्ते दिए जाएंगे, और उनको अपीली बोर्ड के में अपील सुनने की शक्ति के बारे में बताया गया है तथा अपीली बोर्ड की प्रक्रिया और क्या शक्तियां होंगी इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके लिए मेरा यह व्याख्यान जो होगा वह उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।